नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे आज मेरे साथ पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि कोरोना महामारी के चलते आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए और अपने कार्य को पूरा करते रहिए। दूसरी बात, मैं आप लोगों के माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की कोई फीस यदि रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 11 क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये जो निबंध है इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुख निबंधकार, समीक्षक और सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं। द्विवेदी जी के कौन कौन सी विशेषताएं हैं? वे निबंधकार हैं, समीक्षक हैं और सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं। इनका नाम हिंदी साहित्य जगत में अत्यधिक आदर तथा सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी साहित्य में इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है। इस निबंध में आज के बदलते समाज तथा जीवन मूल्यों पर चर्चा की गई है। और आज ये जो निबंध हम पढ़ेंगे, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखा है, इसमें किस तरह से समाज में बदलाव हो रहे हैं, किस तरह से हमारी जीवनचर्या बदल चुकी है, उसके बारे में बातें की गई हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ, मन बैठ जाना मीन्स सोच विचार पर मजबूर हो जाना, दुखी होना। लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी कभी इतना दुखी हो जाता हूँ, सोचता हूँ जब समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ तो उसमें जगह जगह चोरी, जगह जगह डकैती, भ्रष्टाचार, ठगी, कि इसको आज ठग लिया ठगों ने, और चीज़ों की तस्करी जो की जाती हैं उसके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आखिरकार किसी इंसान के अंदर आजकल ईमानदारी है या नहीं है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है उसे उतना ही भ्रष्ट बताया जाता है, उसमें उतने ही दोष बताए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। लेखक कहते हैं एक बार मुझे एक व्यक्ति मिले, वो बहुत अच्छे थे, अच्छे पद पर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आज के ज़माने में सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करता है या किसी काम में लगा रहता है उसमें समाज के लोग केवल और केवल उसके दोषों को ढूंढने लग जाते हैं, उसके गुणों को कोई भी नहीं ढूंढता। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि आदमियों के दोषों को तो दिखा दिया जाता है, उनके गुणों को सब भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा, ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम हर व्यक्ति के अंदर अवगुणों को देख लेते हैं, उसकी कमियों को देख लेते हैं, परंतु हम उसके गुणों को नहीं देखते। और अगर ऐसी स्थिति संसार की बन जाएगी तो आज हमारा देश बहुत ही चिंतनीय स्थिति में है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? वे कहते हैं, वो दुखी होते हैं और कहते हैं क्या जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने और महात्मा गांधी ने सपना देखा था, क्या वो यही सपना था? क्या वो यही देखते थे कि आने वाला भारतवर्ष हमारा ऐसा होगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने अपनी महान सभ्यता
और भारतवर्ष की संस्कृतियों के बारे में जो चर्चा की है, अब वो कहाँ डूब गई? गहवर माने गहराई में। वो कहते हैं वो किस गहराई में जाकर डूब गई हैं, उसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। वो कहते हैं कि ये देश आर्यों का देश है, यहाँ द्रविड़ लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान रहते हैं, यहाँ यूरोपीय और भारतीय सब आदर्शों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ मानवों का एक दूसरे से मनुष्यों का इतना प्रेम है, वो महासमुद्र के रूप में हमें दिखाई देता है। क्या वो प्रेम का समुद्र कैसे डूब सकता है? वो कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो मनीषी माने विद्वान, कि हमारे जो विद्वान लोग हैं, वो भला उनके सपनों का भारत ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि ये जो भारत है वो हमेशा आदर्श और संस्कृति का देश रहा है और ऐसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक कहते हैं कि ऐसा माहौल वर्तमान में चुका है कि जो ईमानदारी और मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं वो लाचार हो गए हैं। निरीह माने लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। वो परिश्रम करते हैं, भोले भाले लोग हैं, परंतु उन्हें किसी न किसी आरोप में और किसी न किसी तरह से उनको फंसा दिया जाता है, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं, उन्हें किसी चीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। जबकि झूठ और फरेब से चलने वाले लोग आगे बढ़ते रहते हैं और रोजगार उनके फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझाना, जो लोग ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है और सच्चाई का सामना केवल जो धीर गंभीर लोग हैं, भीरू माने गंभीर, जो अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ चल रहे हैं, केवल ईमानदारी उन्हीं लोगों के हिस्से में पड़ी है और वे आज बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था में विश्वास, अब लोगों का विश्वास ही हिलने लगा है कि जो ईमानदार लोग हैं वो बेचारे तड़पते रह जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता, और जो झूठ के साथ अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं या अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं वे ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। परंतु ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित त्रुटिपूर्ण नीतियों की देन है। परंतु आज जो ऊपर का ये दिखावा हो रहा है, ये दिखावा मनुष्यों द्वारा ही बनाया हुआ है और ये उनकी ही गलतियों का परिणाम है। त्रुटिपूर्ण नीतियों माने उनकी गलतियों का परिणाम। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेध को बनाती है। वो कहते हैं हमेशा मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी परिस्थितियों का सामना करके सही लिए कोई ना कोई एक नया तरीका निकाल ही लेता है, काम करने का एक नया तरीका। विधि निषेध माने काम करने का और न करने का एक नया नियम या तरीका वो बना लेता है। उसने ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है और जब वो उसके लिए ठीक साबित नहीं होते तो उन्हें बदल देते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सबके लिए नियम कानून बनते हैं, लेकिन कई बार एक ही नियम सबके लिए बना देना ये सुखकर नहीं है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं और जो समाज के कायदे कानून होते हैं कई बार जो युगों युगों से हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं उनसे आपस में टकरा जाते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है और इससे क्या होता है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ चलने वाले लोग हैं उनके आदर्शों को में टकराव होता है और उथल मच जाती है। पहले भी हुआ है, आगे होगा, उसे देखकर हताश
हो जाना ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं ये तो होता रहता है, ये तो समाज है, अपने नियम कानून बनाता रहता है, बदलता रहता है, तो इसके बारे में ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता हमें नहीं है।